2022 में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हम अनवरत व्याख्यान माला के 361 लेक्चर में मिल रहे हैं। आज के व्याख्यान की शुरुआत करने से पहले मैं आज के स्पीकर का आपके साथ एक बार परिचय करवाना चाहूंगी। आपका नाम है डॉक्टर भूपेश भाई पटेल। आप वर्तमान समय में आप एसोसिएट प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण ITRA इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। आपने अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सभी अभ्यास अपना पूरा गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से आपने किया हुआ है। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मोर देन 29 ईयर्स है। PG टीचिंग उनमें से 19 ईयर्स एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इज ऑल्सो 19 ईयर्स। आप अप्रूव्ड गाइड MD, PhD, M फार्मा और MSc जो मेडिसिनल प्लांट कोर्सेज डिफरेंट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उनके आप अप्रूव्ड गाइड भी है। आपके मोर देन 100 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं और चौखंबा से एक पुस्तक है, उसके आप को ऑथर भी है, जिसका नाम है जिसका नाम है सोर्स प्लांट्स फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड एडल्ट्रेंट्स, जो चौखंबा ओरिएंटलिया वाराणसी से प्रकाशित है। आपने बहुत सारे ROTP, CME वगैरह भी अटेंड किए हुए हैं, जिनमें से एक और आपकी जो विशेष है फॉरेन डेपुटेशन भी आपने अपनी सेवाएं दे रखी है। डेप्यूटेड एज ए कंसल्टेंट इन ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटेग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट TCIM WHO जिनेवा फ्रॉम सितंबर 2019 टू सितंबर 2020 में आपने अपनी सेवाएं दे रखी है। ऐसे विद्वान स्पीकर का इस प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के व्याख्यान का, जैसे मुझे पिछली बार वाला व्याख्यान सुनने के बाद बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, और वो सच में हमारे लिए भी बड़ा स्पार्किंग पॉइंट सा रहता है कि मुझे आयुर्वेद पढ़ते हुए 33 इयर्स हो गए, मगर आपका पहला व्याख्यान मैं याद करती हूँ तो मुझे आज भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसे विद्वान स्पीकर का मैं पुनः विश्व आयुर्वेद परिषद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर भूपेश जी, धन्यवाद। नमस्कार मैडम। सबसे पहले मैं विश्व आयुर्वेद परिषद NIA का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार शेयर करने के लिए, और बाकी सब वैद्य मित्रों का भी आभार, क्योंकि उन्होंने जो है ये पिछला जो था उसका मुझे रिव्यू मिला था, तो उस हिसाब से, क्योंकि पिछली बार आपने जैसे कहा कि हमने जो है चिकित्सा प्रकृति परीक्षण वो लिया था, और वास्तव में जो है प्रैक्टिस के लिए जो किस किस प्रकार से हम सैद्धांतिक बात को जो है वो एप्लीकेबल मोड में ला सकते हैं, उसके ऊपर वास्तव में है। तो पहला हमने देखा था जो चिकित्सार्थ प्रकृति परीक्षण, और इस बार जो है हमारा विषय है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेतु सूत्र ऑन द बेसिस ऑफ द्रव्य गुण। मैं 1 मिनट में स्लाइड शेयर करता हूं। हाँ जी डॉक्टर साहब। स्लाइड शेयर नहीं हो रही ना इसमें अभी? नहीं सर, अभी नहीं हुई है।
अच्छा, अभी हो रही है? सर अभी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, हो गई सर। जी सर। ओके, हाँ जी। अब हो रही है ना? हाँ जी सर। जी सर। अच्छा, तो जैसे हमने देखा कि आज का हमारा विषय है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेतु सूत्र ऑन द बेसिस ऑफ द्रव्य गुण। वास्तव में फिर से ये एक ऐसा प्रश्न है कि सबको ये लगता है कि द्रव्य गुण के माध्यम से जो है वो त्रिसूत्र को किस प्रकार से देखा जाए। तो वास्तव में यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि कारण द्रव्य से लेकर के जितने भी कार्य द्रव्य है वो सभी में जो है द्रव्य गुण है। तो 9 कारण द्रव्य को कंसाइज रूप में जैसे हम चिकित्सार्थ प्रयोग करने जाते हैं तो तुरंत हमें दिखता है कि जैसे 9 कारण द्रव्य के बाद जो है वो पंच महाभूत यानी कि स्थूल महाभूत, और उसके बाद जो है शरीर की उत्पत्ति होती है, और जो दोष धातु मल जो है वो स्थूल रूप में होते हैं, और जो 3 दोष 7 धातुएं या मुख्य 3 मल के कारण जो पूरा शरीर उत्पन्न हुआ है वो भी वास्तव में वो बहिरंतश्चेतन द्रव्य ही है। अब दूसरी बात कॉमन ये दिखती है कि कारण द्रव्य से लेकर के जितने भी कार्य द्रव्य है उसको व्याख्यायित किया जाए या उसको समझा जाए तो समझने के लिए जो है एक अपने पास सबसे बड़ा जो है एक उसका यूनिट है, वो यूनिट है गुण। क्योंकि जब हम महाभूत की बात करें तब भी हम गुणों के माध्यम से ही उसका आकलन करते हैं। उसी प्रकार से तीनों दोष धातु मल किसी भी चीज का अगर हम आकलन करते हैं तो हमारे पास एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट आता है वो है गुण। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस गुण के माध्यम से ही, क्योंकि ये आप सबको पता है कि जितने भी साइंस है वो सब में अपने अपने खास यूनिट रहते हैं जिसके कारण जो है पूरा साइंस जो है वो समझा जाता है। तो और इसमें बहुत से साइंस ऐसे हैं कि जिसमें एक से ज्यादा बहुत से यूनिट है, लेकिन सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। नहीं बराबर, मैं अभी पर यही हूँ मैं। अच्छा, किया ही नहीं है, ठीक है। जी एक पार्टिसिपेंट्स ने डाला ना, तो पिछली जी बार जी हमारी स्लाइड मिस हो गई थी तो मैंने फटाफट बोल दिया। जी जी सर। ना कोई बात नहीं मैडम। जी जी जी, तो कहने का अर्थ है कि वही सुप्रीम साइंस है कि जिसमें कोई एक यूनिट जो है वो फिक्स हो और उस यूनिट से जो है पूरा साइंस जो है हम इवेल्युएट कर पाए। तो यहाँ हमारे पास जो है गुण एक ऐसा यूनिट है कि जिसके माध्यम से हम जो है वो पूरा कार्य और कारण द्रव्य जितने भी है वो सभी हम जो है इजीली उसको जो हम इवेल्युएट कर पाते हैं। तो जैसे बताया भी है कि गुणाय युक्त द्रव्येषु शरीरेषोपिते तथा स्थान वृद्धि क्षय तस्मात् देहिना द्रव्य हेतु कहा। अर्थात जो जो द्रव्य जो है वो शरीर में है या शरीर में जिससे बनते हैं वो सभी वास्तव में गुण से ही देखा जाता है, और उसकी स्थान वृद्धि क्षय जो है वो गुण के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ सबसे पहले जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई एक यूनिट बनता है तो गुण। तो न सिर्फ हेतु सूत्र लेकिन जितने त्रिस्कंध के तीनों सूत्र जो है उसको वास्तव में जो है एक यूनिट से ही समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए सरल होता है। अगर वो अच्छे से हम समझ ले तो निदान और चिकित्सा, पथ्यापथ्य, निदान परिवर्जन, ये सभी जो है वास्तव में सरल हो जाता है। और दूसरा उसका आधार ये भी है उदाहरण कि हेतुलिंग औषध जो त्रिसूत्र है उसमें हेतु रूप जो है वो वास्तव में ज्यादातर जो है 90% द्रव्य ही रहते हैं। बाकी अद्रव्यभूत बहुत से भाव है लेकिन जनरली जो है हेतु जो है वो द्रव्यभूत रहते हैं। शरीर जो है वो भी बहिरंतश्चेतन द्रव्य ही है, और औषध के लिए उपयुक्त, चिकित्सा के लिए उपयुक्त जो औषध है वो सभी भी द्रव्य ही है। तो वहां भी अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन फैक्टर जो है वो सभी द्रव्य है, और द्रव्य का असेसमेंट या उसका आकलन अगर हमें करना है, उसका इवेल्युएशन करना है, तो हमारे पास जो है वो एकमात्र गुण जो है ऐसा है। क्योंकि गुरुवादी 20 गुण जो है वो 20 गुण और उसका कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन जो है वो बहुत कुछ जो है हमें समझने के लिए जो है वो सरलता कर देता है। इसलिए यहाँ जो है गुण के माध्यम से समझेंगे। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जो कार्य और कारण जिस प्रकार का है, जैसे कि एक जिस संपत्ति वाला अगर कोई द्रव्य है तो उससे शरीर बनता है, और जैसे ही वो द्रव्य में उसका संपत्ति निकल जाता है यानी कि विपत्त होता है तो तुरंत जो है वही उसी शरीर को जो है वो बिगाड़ता है। तो कार्य कारण संबंध भी जानने के लिए यही है कि जिससे शरीर का पोषण होता है वो अगर
संपत्त हो तो उससे अच्छा पोषण और पालन होता है। लेकिन जब ऐसे आहार द्रव्य में से ऐसे हेतु रूप द्रव्य बनते हैं ऋतु प्रकृति अनुसार, तो वही विपद द्रव्य जो है वो व्याधि उत्पादक भी बन जाता है। तो यहाँ भी वही दिखाने का प्रयत्न किया है कि उसका असेसमेंट भी जो है वो गुण के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। अगर उस गुण और गुणों का समूह को अगर हम जान पाए तो किस प्रकार से कोई भी द्रव्य कारण कैसे बनता है वो हम सरलता से समझ सकते हैं। और वही यहाँ सैद्धांतिक रूप में ये भी दिखा है कि सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम। तो सामान्य विशेष सिद्धांत भी जो है वो हमारे लिए यहाँ उपयुक्त है, क्योंकि उसमें भी जो है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, वहां भी द्रव्य गुण कर्म में द्रव्य सामान्य का बहुत मर्यादा है और कर्म सामान्य की भी बहुत मर्यादा है। तो हमारे पास अगर कोई बचता है तो वो गुण सामान्य एक ही है कि गुण सामान्य और गुण विशेष को ध्यान में रखते हुए अगर हम हेतु लिंग और औषध तीनों को इवेल्युएट करें तो मैं समझता हूँ बहुत सरल होता है। तो यहाँ अगर हमारी हेतु की बात है तब भी जो है वो गुण सामान्य गुण विशेष जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये भी हमारे लिए बहुत उपयुक्त रहता है। अब उस गुण को और सभी द्रव्य को किस प्रकार से जो है हमें त्रिस्कंध में देखना है उसकी अगर बात करें तो जो द्रव्य हेतु रूप बनते हैं वो किस प्रकार से हेतु रूप बन के लिंगोत्पत्ति या लक्षण का जो है उत्पत्ति करते हैं, और वो दोनों को जो है किस प्रकार से उन दोनों का संयोग जो है वो संप्राप्ति उत्पन्न करता है, वो यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है कि अगर हेतु रूप द्रव्य से अगर कोई संप्राप्ति बनती है तो वो लक्षणोत्पत्ति होती है और वास्तव में व्याधि का जो है वो प्रादुर्भाव होता है। अब वहां कौन से द्रव्य किस प्रकार से हेतु रूप बने और वहां उसी द्रव्य किस प्रकार से वो संप्राप्ति या फिर मात्र लक्षणोत्पत्ति भी करे। बहुत बार ऐसा होता है कि व्याधि न हो करके दोष संचय में भी लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी कि पूर्व रूप वगैरह भी होते हैं। तो अल्टीमेटली जो है किस हेतु से कौन सा लक्षण उत्पन्न हुआ है उसको अगर और सरल भाषा में कहे तो लक्षण संप्राप्ति। लक्षण संप्राप्ति किस प्रकार से बनती है, क्योंकि जिस प्रकार का हेतु मिलेगा उसी प्रकार से लक्षण संप्राप्ति डेवलप होती है। और अल्टीमेटली जब दोष दुष्य सम्मूर्छना जनित तो व्याधि उत्पन्न होता है तब एक से ज्यादा बहुत से लक्षण उसमें होते हैं जो व्याधि का एक स्वरूप लेता है। लेकिन वास्तव में बहुत बार ये भी होता है कि पूरी संप्राप्ति घटक को जानते हुए भी जब हम लक्षण संप्राप्ति को नहीं देखते हैं या नहीं देख पाते हैं तब जो है वो हमारे लिए निदान से लेकर यानी कि डायग्नोसिस से लेकर चिकित्सा के लिए बहुत जो है वो कठिन हो जाता है। और इसीलिए जो है हेतु प्रत्यनिक या दोष प्रत्यनिक चिकित्सा जो है उसका सबसे ज्यादा महत्व है। जब हमने स्वीकार किया है कि हेतु और शास्त्र में बताया है कि हेतु या दोष प्रत्यनिक चिकित्सा जो है वो उत्तम है, लेकिन उसके लिए हेतु का आइडेंटिफाई होना, हेतु का हेतु रूप वो कैसे है, किस प्रकार से कोई भी द्रव्य हेतु रूप बनता है। क्योंकि ये भी सही बात है कि सभी द्रव्य जो है सबके लिए हेतु रूप भी नहीं होते हैं। एक द्रव्य किसी एक व्यक्ति के लिए हेतु रूप होता है तो वही द्रव्य जो है दूसरे व्यक्ति के लिए वो औषध रूप बनता है। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से समान वृद्धि कर जो है, जहां अगर सामान्य और हमें विशेष कहाँ उपयोग करना है, जिसको वृद्धि है उसको क्षयकारक द्रव्य जो है उसके लिए जो है औषध बनेगा, लेकिन पहले से ही जहाँ क्षय है वहां वही द्रव्य जो है वो निदानार्थकर बनेगा। तो कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से हेतु लिंग का संयोग हुआ है वो जानने के लिए भी हमारे पास एकमात्र अगर टूल है तो वो गुण है। अगर उस गुण को देखते हुए हम लक्षण दर हर एक व्याधि में मान लीजिए 5-7 लक्षण होते हैं, वो सभी लक्षण को अगर हम अच्छे से एक एक लक्षण संप्राप्ति के माध्यम से समझ पाए तो उसकी चिकित्सा जो है और अकॉर्डिंगली हमें औषध का चयन जो है वो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। तो यहाँ यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि हेतु लिंग और औषध आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं। जैसे आपने देखा कि जिग्सो पसल जो आपने देखी है कि जिग्सो पसल में जो है एक्यूरेट पैर अगर होती है तब जाकर के ही पिक्चर क्लियर होता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से अगर हम एक्यूरेट हेतु लिंग और औषध को एक्यूरेटली अगर अलाइन कर पाते हैं तभी जो है वो हेतु लिंग और अकॉर्डिंगली हम उसकी चिकित्सा रूप औषध का सिलेक्शन कर पाते हैं। क्योंकि
जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में, वेस्टर्न मेडिकल साइंस में बहुत से व्याधि जो है आजकल जो एनसीडीज में कंसीडर होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो ज्यादातर जो है वो इडियोसिंक्रेसी वाले हैं। इसका अर्थ उन लोगों ने बहुत अच्छा नाम तो दे दिया इडियोसिंक्रेसी, उसका अर्थ यही है कि उनको अननोन कॉज, उनको पता नहीं है कि उस सभी व्याधि के पीछे का कारण क्या है। तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत भी तो हमारा है कि अगर कार्य है इसका अर्थ कारण होगा ही। जब कारण है तो उस कारण का हमें ज्ञात होना भी उतना ही आवश्यक है। जब ये कार्य कारण संबंध जो है, हाँ जी सॉरी डॉक्टर साहब, वो है ना स्लाइड नहीं चेंज हो रही है और 3-4 मैसेज नहीं, शुरुआत की 3-4 ऐसे ही है मैडम, वही अच्छा कर रहा हूँ। ऐसे ही है, ठीक है। जी जी, तो बच्चे सारे डाल रहे हैं मैसेज। जी सर, जी सर। नहीं वही है। तो इसीलिए, क्योंकि इसी पिक्चर में ये सभी चीज मिलेगी इसीलिए। जी सर, जी तो सर। इडियोसिंक्रेसी अपने यहाँ नहीं है। जब हेतु है तो वो हमें ज्ञात होना चाहिए, और जैसे ही हेतु पता लगता है अपने आप वो जो है लिंक हो जाता है लिंग के साथ, और ऑटोमेटिकली जो है चिकित्सा भी हमारे लिए सौकर्य बनती है। तो यहाँ वास्तव में ये सभी जो है दिखाने का प्रयत्न किया। अब समान विशेष को देखते हुए हमें वृद्धि क्षय करना है, लेकिन चाहे वो आहार हो या औषध हो, सभी का जो है परिणाम कर भाव उतना ही आवश्यक है। तो यहाँ ये भी जैसे मॉडर्न फार्मेकोलॉजी में बताया है कि एडीएमई वगैरह जो है, तो ये सब हमारे लिए भी किस प्रकार का है, क्योंकि अपने यहाँ उनके यहाँ तो है कि एब्सॉर्प्शन जो है कैसे होता है, राइट फ्रॉम एब्सॉर्प्शन टू जो है वो डिस्क्रिशन कैसे होता है, लेकिन अपने यहाँ भी उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का अगर कोई एक बहुत बड़ा टूल दिया है तो ये परिणाम कर भाव है। तो ये सभी परिणाम कर भाव को देखते हुए कौन से द्रव्य जो है उसका द्रव्यस्थ गुण किस प्रकार से शरीरस्थ गुण में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए, ये भी चिकित्सा का ही अंग है, और हेतु के लिए भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए कोई द्रव्य हेतु रूप कैसे बनता है और किस प्रकार से वो ट्रांसफॉर्म हो करके शरीर में, शरीर के गुण में एकदम से उसको या तो बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि वो हेतु रूप बनता है, उसके लिए ये भी उतना ही आवश्यक होता है। अब अगर हम बात देखें तो निदान के लिए या हेतु के लिए जो है मुख्य जो है निज आगंतुक में जो है बताया है, उसमें आगंतुक को न देखते हुए यहाँ हमारा मेन कंसर्न रहता है वातादि दोष की वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो यहाँ असत्वेंद्रिय संयोग जो है परिणाम है और प्रज्ञापराध है। अल्टीमेटली ये अपर ऑर्डिनेट में इसमें सभी चीज आ जाती है कि जिसके कारण जो है वो व्याधि उत्पन्न होता है। अब हेतु को जो है उसको अलग प्रकार से भी देखना है कि कौन से हेतु जो है वो सन्निकृष्ट है या विप्रकृष्ट है, क्योंकि बहुत से हेतु जो है वो ट्रिगरिंग फैक्टर के रूप में सन्निकृष्ट हेतु बनकर जो है तुरंत व्याधि की उत्पत्ति करता है, और उसका प्रेडिपोजिशन यानी कि विप्रकृष्ट रूप हेतु बहुत पुराने होते हैं। उसी प्रकार से बहुत से ऐसे हेतु है कि जो प्राधानिक है, यानी कि उससे जो है कार्य उत्पन्न होता ही है, और बहुत से व्यभिचारी है कि कार्य उत्पन्न करने के लिए नहीं होते। जैसे अग्नि बहुत दीप्त हो या युवान अवस्था हो या व्यायामशील हो, तो वहां जो है बहुत से कारण जो है वो व्यभिचारी बन जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हेतु तो भी बनता है कि जब वो कार्य करता है। तो कौन से द्रव्य हेतु रूप बनते हैं और क्यों बनते हैं, ये हमारा जानना आवश्यक है कि वो सन्निकृष्ट है, विप्रकृष्ट है, प्राधानिक है, व्यभिचारी है, ये सब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसी हेतु को हम दोष हेतु, व्याधि हेतु या उभय हेतु के रूप में भी देख सकते हैं। अब दोष हेतु की बात करें तो सीधे सीधे द्रव्य जो है वो किस प्रकार से किसी भी दोष के ऊपर तुरंत जो है वो अपनी इफेक्ट दिखाता है, उसका जो है यहाँ क्लासिकल रेफरेंस दिया है कि जांबू जैसे वात जना नाम बताया है, शस्कुल्य श्लेष्मपित्त जना नाम, माश श्लेष्मपित्त जना नाम, अविक्षीर श्लेष्मपित्त जना नाम। तो सीधा सीधा जो है वो किस प्रकार से वात पित्त और कफ को तुरंत जो है ये दूषित करते हैं, ये जो है उसका यहाँ रेफरेंस मिलता है। और वो भी हम अगर द्रव्य गुण के माध्यम से समझे तो वात जो है वो कषाय रस प्रधान रहता है, रुक्ष रहता है, और तुरंत कषाय रुक्ष के कारण जो है वो वात प्रकोपक बनता है। उसी प्रकार से जो शस्कुली मास अविक्षीर वगैरह है वो अभिष्यंदी और उष्ण है, तीनों अभिष्यंदी उष्ण है, और उस कारण जो है वो श्लेष्म पित्त का जनन करता है। तो यहाँ किस प्रकार से दोष हेतु बनता है, उसी प्रकार से यहाँ व्याधु हेतु दिखाने का प्रयत्न किया है कि कुलत्थ अम्ल पित्त जनाना नाम, क्षार पुंसोपघाती नाम, दधि शोफम जनयति, सुरा जर्जरी करोति। तो इसमें ऐसे कौन से गुण या गुण समूह है जिसके कारण जो है वो
पर्टिकुलर व्याधि की उत्पत्ति होती है वो भी अगर हम सोच पाए तो, और कौन कौन से द्रव्य अम्लपित्त जननम हो सकते हैं वो भी हम जान सकते हैं। उसी प्रकार जो है जर्जरी करोति सुरा बताया है, तो जरा के उत्पन्न या जर्जरी करके उत्पन्न करने में सुरा किस प्रकार से उपयोगी या उपयोगी तो नहीं कारणभूत बनती है वो भी यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। अभी प्रकोप हेतु अगर हम उसको समअप करके देख ले एक बार, तो वात प्रकोप हेतु आहारज विहारज मानसिक और अन्य किस किस प्रकार से जो है ये हेतु हमें शास्त्र में मिलते हैं उसका यहाँ जो है एक दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें आहारज खास करके यहाँ हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है वो कंसर्न पॉइंट बनता है। तो जिसमें विष्टम्बी आहार है, शीतरुक्ष है और कटु तिक्त और कषाय रस वाले है, शुष्क गुण वाले है। इस प्रकार के जो आहार है वो जनरली उसके गुण जो एग्जैक्टली वात के जैसे ही है, उस कारण वो वात प्रकोपक बनते हैं। अब बात ये आती है कि विष्टम्बी या शीतरुक्ष या ये तीन रस वाले जो है वो किस प्रकार से जो है वो हेतुरूप बनते हैं और ऐसे कितने द्रव्य है, क्योंकि आजकल जो है व्यंजन इतनी मात्रा में बढ़ गए हैं कि उस व्यंजन को किस प्रकार से हम जो है उसको हम गिने कि वो विष्टम्बी है या नहीं है, या शीत है या नहीं है, रुक्ष है या नहीं है। अगर उसको हम उस प्रकार से उसको समझ पाए तो जो है वो बहुत हमारे लिए उपयोगी होता है, कि क्योंकि आज जो है वो बहुत से जो सामान्य रूप से जो उपयोग होने वाले जो आहार के व्यंजन है उससे बहुत कुछ जो है बदल गया है। हमारे डिशेस जो है इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए उसके गुण कर्म क्या है, वो स्वस्थ हितकर है या अहितकर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये गुणों का ज्ञान और उस गुणों को पर्टिकुलर द्रव्य या डिश में देखने का हमारा जो है वो कौशल्य है, वही हमें जो है उससे हमें जो है उससे हमें ज्ञात होता है कि वो वास्तव में वो पथ्य है या नहीं है, या हितकर है या नहीं है। तो इस प्रकार से पित्त प्रकोपक हेतु यहाँ देखे तो यहाँ विदाही और तीक्ष्ण आहार जो है वो उसके साथ का कटु अम्ल लवण रस वाला और मत्स्य दधि तक्र बढ़ा है और अभिष्यंदी भी का है, लेकिन वो वास्तव में किस प्रकार से वो देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे देखे तो कफ प्रकोपक हेतु में भी उसी प्रकार से है कि अभिष्यंदी आहार है, गुरु मधुर शीत है और उसके साथ साथ लवण अम्ल पिच्छिल इस प्रकार का। और अगर द्रव्य की बात करें तो नवान्न पान है, जैसे माशक मधुम तो है ही, लेकिन अगर वो नवान्न है, तिल विकृति है, अनुपमान से, ये सभी जो है वास्तव में अभिष्यंदी और कफ प्रकोपक है। अब ये सब तीनों दोष के प्रकोपक द्रव्य के गुण के साथ साथ स्रोतो दृष्टि भी किस प्रकार से होती है वो भी यहाँ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आहार है कि जो वास्तव में दोष को बढ़ाते हैं या धातु से वैगुण्य रखते हैं, वो सभी जो है वास्तव में स्रोतो दुष्टिकर होते हैं और स्रोतो दुष्टि कारण बाद जो है वो तुरंत व्याधि उत्पादक बन सकते हैं। अब बात करें कि विभिन्न स्रोतों की दृष्टि किस प्रकार से होती है, वो अगर देखा जाए तो अलग अलग जितने भी स्रोतस है, जैसे प्राणवाह स्रोतस के लिए यहाँ बताया है कि वृक्ष अन्न जो है वो सीधा सीधा जो है प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि करता है। नो डाउट यहाँ बहुत से कारण ऐसे है कि जो आहार रूप है, कोई जो है वो विहार रूप है, लेकिन वास्तव में आहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए उस गुण को देखना आवश्यक है। तो जो वृक्ष आहार है वो सीधा सीधा प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि करता है। उसी प्रकार अति उष्ण और अति शुष्क जो है ऐसे द्रव्य जो है वो अम्बुवाह स्रोतस की दृष्टि करता है। उसी प्रकार अन्नवाह स्रोतस में अकाल भोजन, वास्तव में
ये द्रव्यभूत न होते हुए भी अति मात्रा या अकाल भोजन जो है वो वास्तव में जो परिणाम कर भाव है उसको जो है वास्तव में उसको वो हैम्पर करता है, और इसलिए ये भी द्रव्य गुण का ही विषय बनता है कि परिणाम कर भाव न जानने से द्रव्य का गुण का कोई महत्व नहीं रहता है। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गुरु और अभिष्यंदी इस प्रकार का, लेकिन वृष्य द्रव्य है आहार का, वो वृष्य तभी रहता है कि उसका अगर प्रॉपर परिणमन हो। अगर परिणमन नहीं होता है तो फिर वो जो है वास्तव में आम दोषकारक होता है। तो ये जितने भी द्रव्य के गुण के साथ साथ जो भोजन विधि बताई है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विधि वास्तव में जो है 6 परिणाम कर भाव को ही कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब करती है, और अल्टीमेटली जो है वो अलग अलग स्रोतों दोषी या दोष प्रकोपक या धातु प्रकोपण बनती है और वो रोगोत्पत्ति करती है। अब रसवा स्रोतस की बात करें तो जहां गुरु शीत और अति स्निग्ध ये सभी और अति मात्रा वगैरह तो है ही है, लेकिन इस प्रकार के द्रव्य जो है जो वास्तव में अगर हम देखें तो गुरु शीत और स्निग्ध जो है वो सब तो संतर्पण करता है, उससे जो है धातु का पोषण होता है, लेकिन यहाँ यही है कि वो अति में। तो अति किस प्रकार से कि जिसका परिणमन प्रॉपर ना हो, जिसका अग्नि मंद हो उसको। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है गुरु शीत और स्निग्ध की अति मात्रा जो है वो अलग अलग होती है, तो वही हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट बनता है। तो इस प्रकार से यही अगर गुरु शीत स्निग्ध अगर इम्प्रॉपर यूज हुआ रसवा स्रोतस की दुष्टि करता है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मांसवह से आगे के स्रोतस के व्याधि जो है या तो याप्य है या जो है असाध्य कंडीशन में चले जाते हैं और वो प्रोग्रेसिव कंडीशन में होते हैं। तो हमारे लिए जो याप्य या आई मीन सुख साध्य और इजीली हम उसको जो है एड्रेस कर पाए ऐसे तो कोष्ठ के व्याधि है और रस और रक्तवाहक है, और इसलिए ये दो रस और रक्तवाहक स्रोतस के व्याधि जो है बहुत मिलते हैं, और उसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि उसमें किस प्रकार के द्रव्य जो है वो कारणभूत बनते हैं। रक्तवाह की बात करें तो विदाही और उष्ण और स्निग्धोष्ण खास करके ऐसे द्रव्य जो है वो रक्तवाह स्रोतस की दुष्टि करते हैं, और वो जो है हमारे लिए उतने व्याधिकर होते हैं। जस्ट मिनट, बीच में मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। जी सर, कोई बात नहीं। डॉक्टर कृतिका जी, आप थोड़ी देर कुछ कहना चाहे सर जब तक आए तब तक। अच्छा सर आ गए जी जी। हाँ जी सर। मुझे ऐसा फीडबैक आया कि स्लाइड नहीं हिल रही है, तो मैंने तो अब तक 15-20-17 स्लाइड बता दी, वो नहीं दिख रही थी वहां। नहीं सर, मैंने 2 बार कहा आपको तो आपने कहा था कि नहीं इट्स इंट्रोडक्शन, तो मुझे किसी ने कहा तो मैंने तीसरी बार कहना हो। अच्छा अच्छा, तो ये वास्तव में यहाँ तो मैंने तो बताई थी। बच्चों ने 3 बार कहा मुझे, तो मैंने 2 बार तो आपको बीच में नहीं, बात सही है, लेकिन जब आपने कहा तब तक तो वही स्लाइड थी। जी सर। कोई बात नहीं, अभी 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 जो है वो हो रही है शेयर नहीं? हाँ जी सर, अब हो रही है सर, अभी 4थे नंबर की शेयर है सर। अच्छा, अभी आगे सर अभी 4th नंबर ही शेयर हो रही है। कार्य का कारण नहीं, वो तो उसके बाद समान वृद्धि वाली आ गई। अभी अच्छा, तो यहाँ कारण कार्य ही दिख रहा है। उसके बाद वाली मैंने तो ऐसे दी है। हाँ अब सही है सर, समाने समान वृद्धि गुण। हाँ, ये भी हो गया अपना। जैसे फिर इसके बाद ये जो मैंने जिक्सोपसल वाला बताया था ना, जो पूरी संप्राप्ति वाला, ये वाला जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ ये आहार परिणाम कर भाव, ये भी अभी अभी स्लाइड हो रही है नहीं? हाँ अब सर हो रही है, द्रव्यस्थ गुण शरीरस्थ गुण। जी सर। हाँ वही। जी सर। और उसके बाद जो है हमने ये सभी सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट वगैरह
हितकर है या फिर उसको समशन में कंसीडर करें, तो उसको व्याख्यायित करना और उसको एज इट इज यथा योग्य समझना, ये मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसी को देखने का यहाँ प्रयत्न करेंगे। तो रस की बात करें तो सबसे पहले जो है दोष और रस का जो है किस प्रकार का परस्पर संबंध है वो यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है कि वास्तव में किसी भी ऐसे रस की जो है हम सेवन करते हैं तो वो दोष के ऊपर किस प्रकार से काम करते हैं, अगर उसका अधिक सेवन करें तो किस प्रकार से वो बढ़ा देता है वही। लेकिन वास्तव में जो लास्ट बताया है कि रसों का षटत्व और दोषों का त्रित्व जो है वो आपस में किस प्रकार से जो है वो मिलता है और किस मात्रा में होता है, तब जाकर के वही रस या उस ऐसे द्रव्य जो है वो कारण व्याधि रूप बन जाता है, व्याधि के कारण रूप बन जाता है, वो यहाँ देखा है। अभी स्लाइड हो रही है आगे? जी सर। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें अतियोग जन्य जितने भी लक्षण और व्याधि है वो यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। वास्तव में ये सभी इससे ज्ञात है, लेकिन फिर भी ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम जो है जाने अनजाने में इसका हम उसको फॉलो करते हैं और इस कारण मधुर रस से क्या क्या हो सकता है ये यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है कि स्थल्य से लेकर के जो है अभिष्यंद और कफज व्याधि और बस्ती धमनी गल उपलेप, ये सभी प्रकार के जो है व्याधि उत्पन्न होता है। आज ये भी एक प्रॉब्लम है कि ज्यादातर सिम्टोमेटोलॉजी है उसमें हम जो है वो मॉडर्न या वेस्टर्न मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी इतनी यूज कर रहे हैं कि बहुत बार ये हमें सीधा सीधा हमें रेफरेंस मिलते हुए भी हम उसको जो है वो परसीव नहीं कर पाते हैं। जैसे अभिष्यंद की बात करें या बस्ती धमनी गल उपलेप की बात करें तो वो जो है वो मधुर रस या अभिष्यंदी आहार के कारण ही होता है। तो बस्ती धमनी या गल उपलेप है वो और कुछ ना होते, बहुत बार जो है या तो वो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस दिखाते हैं या फिर ब्लॉकेज दिखाते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली संतर्पणोत्थ व्याधि है और मधुर प्रदान रस के कारण होता है। तो अगर इसी को हम अच्छे से इंटरप्रेट करें और यही टर्मिनोलॉजी यूज करें तो हमारे लिए ये जो है हेतु का आइडेंटिफिकेशन बहुत जो है वो सरल हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ अम्ल रस का बताया है कि रक्त दूषण से लेकर के श्वेथुल का उत्पन्न करना, ये सभी जो है दाह वगैरह करना, शिथिल दाह, मांस को जो है वो शिथिल करना, काय को शिथिल करना, मांस को जो है वो विदहित करना, ये सभी जो है वास्तव में एक्सेसिव अम्ल रस के कारण जो है वो होता है। और लवण रस वो भी इतना ही है, बहुत बार ये जो है आज पैकेज फूड है उसमें लवण की मात्रा इतनी रहती है कि वलित पलित इंद्रलूप जैसे जो है व्याधि भी उतने ही हमें बढ़ गए हैं। उसी प्रकार से पुष्पोपघाती भी है, तो वो भी आज फर्टिलिटी के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो किस मात्रा में कौन सा रस लेना चाहिए वो, और वो रस अगर बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, अगर उतना ही हमारे ध्यान में रहे तो भी हमारे लिए बहुत बार जो है हेतु को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सरल हो जाता है। उसी प्रकार कटु रस से क्या क्या होता है, पित्त रस एक्सेसिव, क्योंकि ये भी होता है कि जब पता लगे कि मधुमेह है तो तिक्त रस का भी अतियोग जैसे उसका प्रयोग होने लगता है और फिर जो है वात का प्रकोप होकर के भी बहुत से व्याधि होते हैं। तो वो सीधा सीधा यहाँ बताया है कि सर्वधातु शोषयति कर्षयति वात विकारान उपजनयति, यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है वो मधुमेह का स्थूल है लेकिन वो इतना सेवन इसका करता है कि वो कृश प्रमेही में चला जाता है और कृश प्रमेही फिर और ज्यादा जो है वो दुष्चिकित्सीय बन जाता है। और इसलिए जो है ये सभी चीज हमारे ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि रस का भी जो है रस के माध्यम से चाहे हम द्रव्य का प्रयोग करें लेकिन उसका अतियोग न हो, चाहे वो आहार के रूप में हो या औषध के रूप में, यही जो है इससे हमें ज्ञात होना चाहिए। उसी प्रकार से कषाय रस, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट है जो अपने आप जो है सेल्फ मेडिकेशन के रूप में जो है वो अर्जुन लेना शुरू कर देते हैं और फिर जो है इसमें जो दिखाए हैं आदमान वगैरह से लेकर के श्रोतांसी अवबध्नाति करके जो बताया है, विस्तम करता है, वो सभी लक्षण जो है वो अर्जुन लेने वाले पेशेंट लेकर आते हैं। और अल्टीमेटली जब अर्जुन हमें पता है कि वो हृदरोग के लिए है, लेकिन वही अर्जुन जो है वो उसका फॉर्म प्रॉपर न हो, यानी कि क्षीरपाक या फिर आसवरिष्ठ फॉर्म में न हो और चूर्ण के रूप में ले, तो वही कषाय रस जो है वो आदमान करता है और अनाह करता है। और हमें पता है कि जो है वास्तव में त्रिमर्म के और उसमें हृदरोग आ जाता है कि उसके कारण रूप में अनाह और आदमान ही मुख्य होता है। तब वही अर्जुन जो है वो चिकित्सा रूप या औषध रूप न बनते हुए कारण रूप बन जाता है। अगर
हमें कषाय रस के अतियोग और उसके मिथ्या योग का अगर हमें ज्ञान हो तो उस अर्जुन को किस प्रकार से वो हेतु रूप बनता है, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो अर्जुन चूर्ण लेना शुरू किया और उसके बाद उसके प्रॉब्लम बढ़े, तो वो हमें उसको हेतु रूप किस प्रकार से बनता है वो अगर मैं सोचता हूँ कि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके साथ साथ अति उपयोजित में जो है पिपली, क्षार, लवण ये भी दिखाया है, तो वो भी हमारे सतत ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये सभी एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट जब भी आए तो जो उपस्थित लक्षण या लक्षण समुच्चय है उसमें ये जो भी हम जो बात कर रहे हैं उसमें से कोई एक उसके साथ कहीं तो कोरिलेशन करता है या नहीं वो देखना है, क्योंकि क्षार लवण की मात्रा भी आज हमारे आहार में इतनी बढ़ गई है कि यहाँ सीधा सीधा दिखाया है कि क्षार और लवण लेने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये क्षार लवण का अति उपयोग जन्य जो व्याधि है वो हमारे बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आप पता लगेगा कि भाई केश, अक्षी, हृदय और पूंछ और ये पुंभाव ये सभी का जो है वो उपघात कर है, और आज ये सभी का उपघात हमें दिख रहा है। तो क्षार की अगर इतनी मात्रा हम लेंगे तो ये होगा ही, लेकिन हम उसको कोरिलेट कर पाए कि भाई हाँ कोई भी व्यक्ति जो है वो क्षार को कितना ले रहा है या हेतु रूप क्षार का रोल यहाँ कितना है, वो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इजीली हम जो है उसको हम परिवर्जन, निदान परिवर्जन करवा सकते हैं। इसी प्रकार से विरुद्ध आहार भी इतने सारे हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई करें तभी वो हमें पता लगता है कि वास्तव में वो इसलिए इतना डेंजरस है कि वो दोषों में जो है और धातु में जो है वो बहुत बड़ा जो है डिस्टर्बेंस पैदा करता है, यानी कि दोषों का उत्क्लेश करता है, धातु का वैगुण्य उत्पन्न करता है, लेकिन वो सभी को फिर बाहर नहीं निकालता है और वही जो विकृत अवस्था में जो है शरीर में बना रहता है, और इस कारण बहुत से व्याधि और बहुत से अलग अलग यहाँ तक कि मृत्यु तक जो है वो इसका बताया है कि अगर हम ये विरुद्ध आहार जो अच्छे से आइडेंटिफाई करें तो आज के होने वाले कुष्ठ से लेकर के बहुत से ऐसे निंदित व्याधि भी बहुत से ऐसे हैं कि वो सबसे हम बच सकते हैं। और वास्तव में जो है जो विरुद्ध अन्न से निंदित व्याधि भी बहुत होता है। तो निंदित व्याधि में अगर हम देखें तो मात्र गिनवाने के लिए 8 बताए हैं कि अति रस्व, अति दीर्घ, लेकिन उससे हमें उपलक्षण से हमें ये तो पता लगता है कि वो वास्तव में जेनेटिकली डेवलप होने वाले और जीन्स तक जाने वाली विकृति को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखें कि अगर विरुद्ध को भी हम अच्छे से अगर हम आइडेंटिफाई करें और उसको हम बचा पाए, उससे हम निदान परिवर्जन करवा पाए, तो आगे आने वाले बहुत से ऐसे जेनेटिक डिजीज है जो होने से हम बचाए। क्योंकि आज हमें दिखता है कि बहुत से ऐसे व्याधि है, ये बहुत अलग अलग प्रकार के एनीमिया से लेकर के किडनी डिजीज से लेकर के लीवर डिजीज से लेकर के बहुत से ऐसा है कि वास्तव में उसका मूल जो है वो जीन्स लेवल तक है, और वो जो है पहले नहीं थे आज हो गए। क्यों? क्योंकि विरुद्ध आहार का हमारा इतना सेवन बढ़ गया है, और वो तात्कालिक जो है वो परिणामदायी न हो करके उसका जो इफेक्ट जो है वो बहुत गंभीर धातु तक और यहाँ तक कि वो बीज भागा या वो तक जाता है, और वो वास्तव में सेकंड और थर्ड जनरेशन में रिफ्लेक्ट होता है। और इसलिए हम उसको आज जो है वो नहीं उसको इतना ध्यान दे रहे हैं। लेकिन और उसमें सबसे बड़ा आपको पता हो तो उसमें जो है गर्म पानी और मधु, ये दोनों का आज बहुत फैशन है, क्योंकि सबको वजन घटाना है, और उसके कारण जो है वो कितने प्रॉब्लम होंगे वो आपको आगे आगे की जनरेशन में दिखेंगे ही, क्योंकि वास्तव में वो निंदित व्याधिकरण में ही आएगा। अब संहितोक्त द्रव्य हेतु क्या क्या हो सकता है जो बिल्कुल अपर ऑर्डिनेट में अगर हम देख ले तो गुरु, शुष्क, अभिषंदी, विष्टंबी, विदाही, शीत और रुक्ष, ये सभी जो है वो ऐसे गुण और कर्म है कि अगर ऐसे गुण कर्म वाले आहार का अगर हम सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोषों की दुष्टि, स्रोतस की दुष्टि और धातुओं को जो है वो प्रकोपण जो है वो करता है। वो सीधा सीधा जो है दोष और दुष्य दोनों की दुष्टि करता है और अल्टीमेटली अलग अलग व्याधि की उत्पत्ति करता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किसको हम अभिषंदी गिने या किस प्रकार से उसका जो है वो निदान बनता है। और यहाँ जो है विधि बताई है कि जैसे अजीर्ण भोजन से लेकर के विषमासन, ये सभी यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है, लेकिन वो हमारा सेकंड कंसर्न बनता है। अब जो गुण हमने आगे देख लिए कि जो मोटे तौर पर बता दिया है कि अति रुक्ष, अति गुरु, अति स्निग्ध जो है किस प्रकार से हेतुरूप बनते हैं, वो यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है कि गुरु गुण वास्तव में जो है वो सबसे बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अग्नि ही मुख्य है और मंदाग्नि के कारण ही सभी व्याधि होते हैं। और अग्नि के लिए अगर सबसे बड़ा कोई
दुश्मन या शत्रु जैसा अगर कोई गुण है तो वो है गुरु। गुरु द्रव्य दुर्विपाक करणाम इसलिए बताया है। और वही गुरु जो है वो वास्तव में तीनों यानी कि अभिष्यंदी, विदाही और विष्टम्भी तीनों कर्म करने में जो है उसमें अगर कोई कॉमन अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो गुरु ही है। और उस गुरु के साथ अगर वो शीत पिच्छिल बनता है तो अभिष्यंदी बनता है, उसी गुरु के साथ उष्ण तीक्ष्ण है तो विदाही बनता है, और उसी गुरु गुण के साथ अगर द्रव्य में रुक्ष और शीत गुण विद्यमान है एक साथ तो वो विष्टम्भी बनता है। अब बात यह भी होती है कि अभिष्यंदी, विदाही और विष्टम्भी ये तीनों अगर कोई एक द्रव्य में ये तीन में से कोई भी एक अगर हम कर्म देखें तो ऐसे तो बहुत कम मिलेंगे। इसलिए सबके दिमाग में ये भी आता है कि अभिष्यंदी, विदाही तो राजी का एकमात्र नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ जो गुणों का समूह भी बताया है कि गुरु, उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध इस प्रकार का, वो अगर हम 3-4 द्रव्यों को जिसमें सभी में एक एक गुण उपस्थित हो वो अभी सभी साथ में मिलाकर खाते हैं तो वास्तव में वो विदाही बनता है। और उसी प्रकार से अभिष्यंदी के गुण जितने भी है वो सब मिला के जो हम डिश लेते हैं अगर उसमें ये सभी गुण आ जाते हैं तो अल्टीमेटली वो भी अभिष्यंदी बनता है, और उसी प्रकार विष्टम्भी भी बनता है। अब अभिष्यंदी जो है यहाँ गुरु, शीत, पिच्छिल और स्निग्ध ये जो है गुण का मेन समूह है। और पैच्छल्याद, गौरवाद, द्रव्यम ये करके बताया है कि वो सभी सीरा को जो है, रस्व सीरा को जो है वो बंद कर देता है, उसको जो है रोधन करता है, और अल्टीमेटली जो है वो रस का अयन न होकर के धीरे धीरे वलित पलित जैसे जो है, और कफ प्रकोपक व्याधि भी जो है वो कफ सूचक व्याधि जो है वो भी बनता है और स्रोतरोध भी होता है। और इससे जो है बहुत से आज उसको अगर इंटरप्रेट करें तो जितने भी ब्लॉकेज के कारण होने वाले व्याधि है वो सब अभिष्यंद से होता है। और अभिष्यंदी द्रव्य में जो है ऊपर बताया है वो नेचुरल से लेकर के कृतान ये सभी का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया है कि कौन से नेचुरल द्रव्य जो है वो अभिष्यंदी है। ऐसा नहीं है कि अभिष्यंदी द्रव्य बिल्कुल नहीं लेना है, ये शीलन शब्द लिखा है यानी कि निरंतर उसका प्रयोग नहीं करना है एक बात। और जो व्यायामशील है, युवान है, उसके लिए भी एक्सेप्शन है, लेकिन उसका निरंतर प्रयोग से तो बचना ही है। तो यहाँ जितने भी आम्र से लेकर के जो डिशेज में अलग अलग जैसे डेजर्ट में आता है आइसक्रीम वगैरह, उसको अगर हम देखें तो वो सभी जो है वो एक या दूसरे प्रकार से या उसमें होने वाले जो गुण है गुरु, स्निग्ध, मधुर आदि उसके अलग अलग तारतम्यता से अल्टीमेटली वो सभी जो है वो अभिष्यंदी ही बनते हैं और रसवह स्रोतस को जो है वो दुष्ट करते हैं। और उसका अगर शीलन किया जाए तो जो है वो रसवह स्रोतस के व्याधि यानी कि उसके मूल के व्याधि से लेकर यानी कि हृदरोग से लेकर के बहुत से व्याधि जो है वो उत्पन्न करता है। और आजकल ये सब फैशन में भी है कि जैसे पनीर B12 है तो पनीर तो लेना ही है, अगर ये नहीं है तो ये तो लेना ही है, प्रोटीन है तो आपको ये तो खाना ही पड़ेगा। वास्तव में जो है अपने यहाँ न्यूट्रिशियस वैल्यू से ज्यादा जो है उसके पाचन या उसका परिणमन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परिणमन में देखते हुए ही हमें आहार का सिलेक्शन करना है, किस व्यक्ति को कितना अग्नि है, कैसा है, वो देखते हुए हमें आहार लेना है, न कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू लेकर के। उसी प्रकार अभिष्यंदी आहार से 3 रोग मार्ग में कौन कौन से व्याधि होते हैं यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है कि अगर हम अभिष्यंदी आहार लेते हैं तो कोष्ठ में जो है अग्नि सदन से लेकर प्रसेक तक बहुत से व्याधि होते हैं, शाखागत, गौरव और रथांगता जैसा, और मर्मास्थि संधि में तंद्रा और निद्राधिक्य से आलस्य से लेकर के ये सभी व्याधि होते हैं। विदाही अन्न को देखें तो उसमें भी उष्ण, तीक्ष्ण, कटोरस और गुरु, स्निग्ध, गुरु यहाँ कॉमन है, आपने देखा होगा। तो ऐसे द्रव्य जिसमें ये सभी गुण का जो है सम्मिलन हो, या फिर ऐसे 2-3 द्रव्य के जिसमें अल्टीमेटली ये सभी गुण जो है आ जाए, तो वास्तव में ये विदाह करते हैं। और विदाह का एक और चीर्ण पाक होना वो सबसे ज्यादा उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उष्ण तो है लेकिन उष्ण और कटोरस वाला होते हुए, तीक्ष्ण भी होते हुए वो गुरु होने के कारण उसका चीर्ण पाक होता है। और जिसका चीर्ण पाक होता है वो अल्टीमेटली धातु को इतना विदाह करता है, कोष्ठ में भी करता है और शाखा में भी करता है, और वो दोनों जगह जो है पित्त का प्रकोप और उसके सूचक व्याधि जो है उत्पन्न करते हैं। यहाँ जो है कौन कौन से द्रव्य विदाही है वो यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। उसमें नेचुरल और कृतान्न दोनों लिए हुए हैं। तो यहाँ भी ये भी फैशन में है कि भाई आपको जो है वो सरसब शाक जो है या कुसुम्ब तेल है, कुसुम्ब तेल यानी कि सफोला, तो सफोला भी फैशन में है कि वो हार्ट को बचाता है, लेकिन वो विदाह करता है हार्ट को। तो जब बचाएगा लेकिन वो विदाह तो करेगा ही, और जो विदाह करेगा
वो सभी पूरे शरीर में सभी धातु में जो है वो धीरे धीरे जो है वो दाह बढ़ाकर, उसमें ऊष्मा बढ़ाकर, उसमें शैथिल्य बढ़ाकर जो है बहुत से व्याधि उत्पन्न करते हैं। क्योंकि धातु का सार और सहनन टूटता है, उसका सबसे अगर मुख्य कारण बताया है तो वो विदाह है। और गदनिग्रह ने तो अपने शोढल निघंटु में शोढल ने अपने शोढल निघंटु में तो बताया ही है, गदनिग्रह में नहीं, शोढल निघंटु में बताया ही है कि मृत्युर्लिनो विदाहिषु, तो विदाहियन में मृत्यु का वास है, मृत्युर्लिनो विदाहिषु, ये स्पष्ट बता दिया है। इसलिए किस प्रकार से विदाही आहार जो है वो शरीर में जा करके धातु में और दोषों में शैथिल्य उत्पन्न कर करके अलग अलग व्याधि उत्पन्न करता है, ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। और यहाँ भी कोष्ठ, शाखा और मर्मासी संधि में कौन कौन से व्याधि उत्पन्न होते हैं ये जो है यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार विष्टम्भ, विष्टम्भ भी ऐसा है कि गुरु, शीत और रुक्ष ऐसा द्रव्य कि जो विष्टम्भ उत्पन्न करता है, वायु का मार्ग रोकता है और वो गुल्म, आटोप या इस प्रकार के लक्षण भी उत्पन्न करता है। और वो भी जो है अल्टीमेटली वो अनाह और वो सब करके जो है वो त्रिमर्म की व्याधि भी उत्पन्न सबसे ज्यादा कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से द्रव्य है ये भी यहाँ दिखाया है। उसमें बहुत से ऐसे द्रव्य है कि जो अगर उसकी मात्रा या उसके साथ लेने वाले दूसरा व्यंजन को अगर देखे तो एक ही द्रव्य जो है वो विष्टम्भ भी बनता है और वही द्रव्य जो है वो अभिसंधि भी बन सकता है। जैसे खिचड़ी को अगर बहुत प्रचुर मात्रा में घी के साथ उसको फेंट के, यानी कि इमल्सिफाई जितना करके अगर दूध के साथ लेते हैं तो वो अभिसंधि बनती है, और उसी को अगर हम जो है स्पाइसी फूड के साथ लेते हैं तो वो विदाही बनती है। तो कहने का अर्थ है गुरु तो है ही, लेकिन गुरु के साथ अगर 2-3 ऐसे गुण भी मिलाएंगे तो वो एकमात्र अभिसंधि भी न हो करके वो एक साथ विष्टम्भ भी अभिसंधि दोनों कार्य कर सकते हैं। यही जो है यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। और नेचुरली और पके हुए इसमें विरुद्ध और अंकुरित धान्य जो है किस प्रकार का जो है कैटेगराइजेशन में जाता है, ये सभी विष्टम्भ भी है वो यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। यहाँ भी जो है फ्रूट से लेकर के आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से लेकर के नेचुरल द्रव्य जो है वो विष्टम्भ भी है, उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वात का वैगुण्य हो करके जो है वो त्रिमर्म के व्याधि के लिए वो सबसे बड़ा कारण बनता है। विष्टम्भी आहार भी जैसे कोष्ठ में अनाह, गाढ़ वर्चस्व, उष्ण कामित्व वगैरह दिखाता है, उसी प्रकार शाखा में कार्ष्ण्य, कंप और गात्रस्फुरण और मर्मास्थि संधि में जो है ये संधि भ्रम तो है ही है, लेकिन त्रिमर्म के व्याधि जो है उत्पन्न करते हैं। और आगे देखे तो ये 3 मुख्य को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो पर्याप्त है, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी एक गुण को अलग से बताया है तो वो गुरु अन्न है, कि जो गुरु भोजन दुर्विपाक नाम से हमें अग्र में भी उसका जो है इंडिकेशन मिलता है, जो कफ प्रकोपक और आम प्रदोष व्याधि उत्पन्न करने के लिए उपयोगी है। और यहाँ कौन कौन से गुरु द्रव्य है वो यहाँ दिखाने का प्रयत्न करता है। जनरली हमारे कंसिडरेशन में ये होता है कि फ्रूट्स जो है वो सब जो है लघु है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो शीत रुक्ष होते हुए बहुत बार स्निग्ध गुरु भी होते हैं, या रुक्षता के साथ अगर शीत होते हैं तब भी जो है वो चिरणपाक उसका होता है, और वो चिरणपाक होता है तो फिर उसका जो सेकेंडरी गुण है वो ही जो है वो दिखता है। इस कारण जो है ऐसे गुरु द्रव्य जो है जिसके कारण जो है अग्नि सीधा जो है वो हेम्पर होता है, और अग्निमांद्य जनित बहुत से व्याधि होते हैं। वो भी यहाँ कौन कौन से द्रव्य है व्यंजन वो सब दिखाने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार रुक्ष अन्न भी जो है वास्तव में स्निग्धम अश्नीयात जो है वो भी हमारे लिए बताया है कि कोई भी आहार जो है वो स्निग्ध ही होना चाहिए। इसलिए स्निग्ध होना चाहिए कि जो पुरुष के 7 धातु में से 5 जो है वो स्निग्ध या कफ वर्गीय है, और आहार जो है वो पोषण के लिए है, और उसमें अगर कोई मुख्य गुण है तो वो स्निग्ध ही है। इसलिए रुक्षान्न जो है वो सीधा धातु में रुक्षता उत्पन्न करता है। और आप सबको पता होगा कि बहुत से 70% व्याधि अगर हम देखते हैं तो संप्राप्ति में कहीं ना कहीं आता है कि धातु की रुक्षता पूर्वक ये व्याधि उत्पन्न हुआ। तो वास्तव में रुक्षान्न, और जो आजकल सबसे ज्यादा फैशन में है कि ये सलाद वगैरह खाना जो बहुत रुक्ष है, और रुक्षान्न वास्तव में जो है वो बहुत से वात प्रकोपक कारण बन के बहुत से वात व्याधि भी उत्पन्न करता है और अग्निमांद्य भी उत्पन्न करता है। और एक हमारा मिस इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अगर हम लो कैलोरी या रुक्षान्न लेंगे तो वजन घटेगा। बहुत बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वात प्रकोप हो करके आदमान, आटोप ये सब हो करके शरीर भी फूलता है, और तो शरीर जो है वो वायु की विकृति के कारण भी फूलता है, और उसके कारण भी जो है वेट बढ़ता है।
और वृक्षान्न से इसलिए जो है वो वेट कम होना या कर्षण होना ये हर बार जो है वो संभव नहीं है, और इससे विपरीत बहुत बार देखा गया है, बहुत से चिकित्सक भी देखे हैं, मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि घृतपान करवा के भी वजन घटाया जा सकता है अगर हमें ऐसा लगे कि वहां रुक्षता के कारण ही शरीर वात प्रकोप पूर्वक बढ़ रहा है, वहां घृतपान से वजन घटा, ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं। इन शॉर्ट कहने का अर्थ है कि रुक्षान्न भी वास्तव में बहुत बड़े व्याधियों के कारण बनता है, और पर्टिकुलरली स्थौल्य में रुक्षान्न जो है वो भी कोई किसी काम का नहीं है, बल्कि वो विरुद्ध बनता है। और यहाँ वृक्षान्न की जो है वो लिस्ट बताई हुई है कि ये सब वृक्ष है, ये सभी जो है आगे भी आए हैं कि बहुत ये वृक्ष भी होते हैं, बहुत बार गुरु भी होते हैं, बहुत बार ये विष्टम्भी भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वृक्ष गुण वाले ये सभी द्रव्य हैं। अब मैं सोचता हूँ कि द्रव्य को हमने कैसे एसेस करना है एज ए हेतु, वो मैं सोचता हूँ बहुत हद तक क्लियर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना भी आवश्यक है कि अशन विचार भी उतना ही आवश्यक है कि समशन, विषमाशन और अध्यशन ये भी किस प्रकार से, क्योंकि समशन की बात करें तो हम बहुत बार ये मानते हैं, यहाँ की सौराष्ट्र में भी माना जाता है कि भाई हमने गांठिया खाया है तो गांठिया जो है वो गुरु है पचने में, तो उसके साथ साथ जो है वो हमने पपीता, कच्चा पपीता का जो है वो ले लिया तो हो जाएगा सब, और ऐसा बहुत से मैंने सुना भी है, लेकिन वास्तव में वो समशन होता है कि जब कोई आप अहित अन्न के साथ हितान्न लेते हैं तो दोनों मिलके जो है वो अहित ही बनता है, इसलिए वहां नलीफाई होना या फिर जो है कंपेंसेशन हो जाना ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब पथ्य या हिताहित साथ में लेते हैं तो वो अग्नि को जो है वो मंद करता ही है, अग्नि की विकृति करता ही है और स्रोतोदुष्टि भी करता ही है, और इसलिए जो है समशन हमें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम बहुत कुछ हेल्दी डाइट के नाम पे इतना सारा अलग अलग खाते हैं, लेकिन वो वास्तव में कहीं किसी एक चीज के कारण वो समशन तो नहीं बनता है, ये आज का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता है कि हमें समशन को आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। उसी प्रकार से विषमासन ये भी जो है वो इंटरमिटेंट फास्ट है, फिर 5 दिन खाना 2 दिन नहीं खाना, और बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये सब भी आज फैशन में है। अल्टीमेटली अलग अलग जो है वो डाइट प्लान के माध्यम से वास्तव में ये भी बहुत स्पष्ट बताया है कि कालातीत भोजन भी नहीं होना चाहिए, और उसमें अति मात्रा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। वास्तव में कितना लेना वो तो आवश्यक है ही, लेकिन जितना ले वो पर्याप्त हो, और वो पर्याप्तता की मानदंड हो उसका जो है वो अपना अग्नि हो, तो अग्नि को देखते हुए जो है उसको विषम न करे, ऐसा जो है वो भी विषमासन में आता है कि विषमासन में जो है ऐसा वैषम्य न हो कि वास्तव में वो अग्नि का वैषम्य करके धातु वैषम्य पूर्वक वो व्याधि उत्पन्न करे। अध्यशन वो विषवत ही बताया है सीधा सीधा कि अगर कोई पूर्वभुक्त अन्न जो है वो पचा नहीं है और तुरंत लेते हैं, वो भी आज फैशन में है कि सभी डॉक्टर जनरली कहते हैं कि हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, अगर नहीं खाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वास्तव में ये भी बहुत 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 बड़ा आज का प्रॉब्लम है कि जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस वाले हैं इसको प्रमोट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे भी बहुत से ऐसे वैद्य हैं वो भी इसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये मेरा तो ये देखना है कि अध्यशन न हो, और अध्यशन को हमें आइडेंटिफाई भी अच्छे से करें कि भाई अध्यशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अध्यशन की व्याख्या भी इस प्रकार से है कि पूर्वभुक्त अन्न किसी को 5 घंटे में डाइजेस्ट होता है, किसी को 8-10 घंटे में भी नहीं होता है, तो वहां भी जो है वो पुरुषम वीक्ष्य जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अध्यशन को भी इसी प्रकार से इवेल्युएट करना चाहिए। अन्य हेतु अगर देखें तो दीवा स्वप्न से लेकर के रात्रि जागरण से लेकर वेगोधारण, वेगोदीरण, और ये बहुत से ऐसे व्याधि है कि जो वास्तव में कारण रूप बनते हैं, और अल्टीमेटली वो भी गुण से ही कंसीडर हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो परिणाम कर भाव को किस प्रकार से हैम्पर करते हैं वो अगर जान ले, क्योंकि ये भी बताया है कि रात्रि का खाया हुआ अन्न या फिर जो अति चिंतनशील है वो भी कुछ खाते हैं तो वो पथ्य होते हुए भी पचता नहीं है। तो वास्तव में न पचने के कारण वो हेतु रूप बने, उसका कारण तो हमें यह भी देखना होगा कि भाई जो विधि है वो भी फॉल्टी है, और वो फॉल्टी विधि अल्टीमेटली परिणाम कर भाव में कहाँ जा करके जो है वो इफेक्ट बताती है अपनी। जैसे बात करें कि भोजनोपरांत जो है दीवासाप करने से, जैसे बताया है कि बैठे हुए सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन
लेटने से प्रॉब्लम होता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट इंडिकेशन है कि लेटने से यानी कि पोस्चरल प्रॉब्लम है। जैसे ही लेटते हैं या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है वो प्रेशर रिलीज होता है अन्न का, जैसे जो आमाशय के अंदर जो आहार जो है जिस प्रकार से प्रेशर देता है, प्रेशर मैकेनिज्म से भी आगे की सिस्टम जो है प्रॉपरली काम करती है। सोने से प्रेशर रिलीज होता है और वो उसी जगह पर उसमें जो है वो जड़ीभूत होकर के लंबे समय तक पड़ा रहता है और लंबे समय तक पड़े रहने से वो सुप्त भाव में जाता है। अल्टीमेटली वहां काल हैम्पर हुआ क्योंकि लंबे समय तक पड़ा रहा। जैसे काल हैम्पर हुआ तो तुरंत उसका परिणमन जो है वो जैसा होना चाहिए ऐसा न हो करके सुप्त भाव में हुआ, और जैसे वो सुप्त हुआ फिर उसका जो है प्रॉपर होना संभव नहीं है। जैसे दूध में से एक बार दही बनने के बाद कभी मावा नहीं बनता है, उसी प्रकार सुप्त भाव होने के बाद जो है वो आहार जो है वो सुप्तत्व को ही बढ़ाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है हमारे लिए द्रव्य गुण का भी विषय इसलिए बनता है कि परिणमन किस प्रकार से हैम्पर होता है वो भी हमारा विषय बनता है, और उसी के माध्यम से ही हम अच्छे से जान सकते हैं कि ये सभी किस प्रकार से हेतु रूप बने। यहाँ भी इसी का लिस्टिंग दिया है कि जो आज कंटेम्पररी फूड का लंबा लिस्ट है, ये सभी लिस्ट जो है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, अगर हमने जो सिद्धांत आगे देखे है वो सिद्धांत को अगर देखे तो कहीं ना कहीं हम उसको अच्छे से या वो हेल्दी है या नहीं है वो डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट आज पूछते हैं कि ये डिश खानी है या नहीं खानी है, ये फ्रूट अच्छा है या नहीं है, तो ये सब का जवाब अगर हम पहले हमने सिद्धांतिक पार्ट देखा, अगर उसको अच्छे से समझे, उसको अप्लाई करना जाने, तो सभी कंटेम्पररी फूड का भी हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे। और उसका आयुर्वेदिक समाधान यही हो सकता है कि फॉल्टी फूड और टाइमिंग और इंग्रेडिएंट्स को जो है वो समशन, विषमाशन, अध्यशन, विरुद्धाहार इस प्रकार से उसको हम कर पाएंगे। फिर दूसरा फॉल्टी फूड या प्रोसेस जो है या प्रिपरेशन है उसको आहार विधि और संयोग विरोध और अलग अलग विरोध के माध्यम से उसको हम इवेल्युएट कर पाएंगे। तो यहाँ जो इवेल्युएशन मेथड दी हुई है तो उस मेथड को देखते हुए जितने भी आज के कंटेम्पररी फूड है वो वास्तव में किस प्रकार से हेतु रूप बनते हैं, हेतु रूप है भी या नहीं है, और हेतु रूप है तो कितने प्रबल है, प्रबल हेतु या फिर वो निर्बल हेतु बनता है, वो सब हम अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और हेतु अर्थ यहाँ जो है परीक्षणीय विषय भी बहुत से दिए हुए हैं कि जो अलग अलग जो है नित्य सेवनीय है, असेवनीय है, क्या क्या है उसको भी देखना है। और कृतान्न वर्ग की विधि जो बताई है, जैसे पुनः उष्णीकृत जो है वो विश्वत बताया है, तो ये सभी भी जो है पुनः उष्णीकृत करने से होता क्या है वास्तव में, तो बहुत गुरु हो जाता है, जैसे ही गुरु होता है वो दुर्जर हो जाता है, दुर्जर होने के कारण अमोत्पत्ति होती है। तो एक पूरी जो है श्रृंखला या सीक्वेंस जो है हमारे मस्तिष्क में क्लियर होती है कि ये सब विधि से या ये गुण से जो है या गुण समूह से जो है वो किस प्रकार से कोई भी द्रव्य हेतु रूप बनता है वो हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाता है। और यहाँ भी वही दिखाने का प्रयत्न किया है कि आहार विधि विधान जो है यहाँ दिया हुआ है उसको हम अच्छे से फॉलो करें। फिर द्वादश अशन प्रविचारणा है वह उसको भी उतना ही हमारे लिए आवश्यक है, पॉजिटिवली उसको किस प्रकार से देखे। और अष्ट आहार विधि विशेषायतन है ये भी, तो वास्तव में ये सभी ऐसे सिद्धांत है कि उसको देखते हुए उसको समझे, यथा योग्य उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको अगर हम समझे तो हम बहुत अच्छे से जो है हेतु तक पहुंच पाएंगे कि कौन से द्रव्य किस प्रकार से हेतु रूप बनता है। तो यहाँ जो है एक दुष्टता की है कि भूतेभ्यो ही परम नास्ति यस्मान चिंता चिकित्सिते के बदले गुण यहाँ रखा है, इसलिए रखा है कि गुण की महत्ता दिखानी है कि वास्तव में हम चाहे भूत कहे तो भूत को भी गुण के माध्यम से ही समझ पाएंगे। इसलिए गुण जो है हमारा जो है मेन बेसिक यूनिट बनता है। अगर हम गुण समूह उसका सांकर्य और गुणांतराधान अच्छे से समझ पाए तो जो है वो चिकित्सा राइट फ्रॉम हेतु आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेतु टू चिकित्सा में जो है वो एक ही ऐसा यूनिट है कि जो हमें बहुत अच्छे से काम आएगा। और हमें वही उसी की अंशांश कल्पना और तारतम्यता के विचार से वो सभी जो है वो सरल होता है। लेकिन यहाँ ये भी तो है विपुल और विमल बुद्धि वाले जो है उसकी बुद्धि भी जो है वो बहुत हद तक कुंठित हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक यूनिट को अच्छे से पकड़ के अगर हम आगे बढ़े तो ये सरल भी होता है, क्योंकि अंशांश कल्पना की जब भी बात हो तो हमें जो है प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन उस अंशांश कल्पना को किसी एक बेस दे करके जैसे गुण, तो हम जो है थोड़ा अच्छे से पहले की कंपैरिजन में समझ पाएंगे। तो हेतु का परीक्षण करना, उसका परिवर्जन करना, उसके साथ साथ युक्ति पूर्वक हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा का चयन करना और अल्टीमेटली धातु साम्य करना, ये सभी पूरी चेन ऐसी है कि उसको अगर हम गुण के माध्यम से अगर देखें तो ये
राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेतु टू धातु साम्य, ये हमारे लिए बहुत जो है वो सरल हो जाएगा। और ये सबको पता ही है कि संक्षिप्त क्रिया योग निदानम परिवर्जनम, बल्कि उससे बच भी सकता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी उतना ही उपयोगी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन। और मुझे लगता है कि बहुत सारे अध्येताओं को, यूजी पीजी पीएचडी सभी अध्येता ज्वाइन करते हैं, तो सभी को एक अच्छे चिकित्सक बनने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी रहेगा, क्योंकि संक्षिप्त क्रिया योग निदानम परिवर्जनम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिसके माध्यम से विश्वाद्यत परिषद के इस प्लेटफॉर्म का जो एक उद्देश्य है कि श्रेष्ठ चिकित्सक निर्माण करना, तो ये सच में हम बहुत अच्छी तरीके से इस उद्देश्य तक, अपने ध्येय तक जा पाएंगे।